सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपने अपने करियर का डिसीजन ले लिया है और ये तय कर लिया है कि आपको लॉ में ही एक करियर बनाना है और आप अगर चाह रहे हो कि आप एक साल ड्रॉप करोगे 12 के बाद और क्लैट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है टारगेट क्लैट 4.0। ये एक ऐसा बैच है 6 महीने का जो क्लैट की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करवा देगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर 6 महीने में कवर हो जाएगा और यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यानी कि मेन क्लासेस तो लाइव होंगे ही, अगर कोई क्लास छूट जाता है या फिर से आपको देखना है तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी बैकअप की तरह होंगे जो आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न ये लोग फॉलो करेंगे सिलेबस में, ये क्लैट का अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, और डाउट क्लियरिंग भी यहाँ पर लाइव होता है बाय टॉप एडुकेटर्स। तो ये बैच जो है ये मंडे 20 जनवरी को चालू करने वाला है। अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट में जाना और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करना, लॉगिन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, तो यहाँ पर टारगेट क्लैट 4.0 है और सब्सक्राइब अगर आपको करना है इस बैच को तो पूरा फीस पे मत कर देना। हमारा जो कोड है tutor10 उसको आप यूज़ करना। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फीस दिखाएगा। तो ये जो फीस है यहाँ पर अगर आप tutor10 कोड यूज़ करके अप्लाई में क्लिक करोगे तो देखो ये फीस जो है ये कम हो गई, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पर मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, 12 मंथली के हिसाब से आप पे कर सकते हो और ये कोर्स जो है ये ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जाके कोर्स सब्सक्राइब कर लो अगर आपने लॉ में करियर बनाने का सोच ही लिया है तो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, वेयर कैन द कंप्लेंट्स बी फाइल्ड। अब आपने एक सर्विस ले ली, आप कंज्यूमर बन गए, आपके सर्विस या गुड्स में डिफेक्ट है या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आपको कंप्लेंट करने का आपने मन बना लिया, लेकिन आप कंप्लेंट करोगे कहाँ? तो देखो, मैंने जो रिड्रेसल एजेंसी जो आपको बताया था, 3 इंपॉर्टेंट जुडिशियल मशीनरीज हैं। जुडिशियल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट दी जाती है, ये एक कोर्ट की तरह ही होता है, कंज्यूमर कोर्ट आप बोल सकते हो उसको। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट जुडिशियल मशीनरीज या आप इसको रिड्रेसल फोरम्स भी बोल सकते हो जो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस से डील करती हैं। तो उसमें पहला क्या है? सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन से कंप्लेंट्स जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम में वही कंप्लेंट्स जाते हैं जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स या कंपेंसेशन जो आपने क्लेम किया है वो 20 लाख से कम है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 20 लाख याद रखना, 20 लाख तक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अप टू 20 लाख रुपीस का वैल्यू ऑफ गुड्स है या कंपेंसेशन है तो आप ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। अब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कंपेंसेशन भी हो सकता है। मान लो कि आपने 20,000 का ही गुड्स खरीदा। ठीक है, 20,000 का गुड्स खरीद, नहीं 20,000 नहीं, यहाँ पर एक कार का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपने एक कार खरीदी जो कि 5 लाख की थी। ठीक है, अब इस कार में ब्रेक्स जो थे उनमें कुछ खराबी आ गई जो कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी और उसके कारण आपका एक्सीडेंट हो गया और उसमें आपका 13 लाख रुपए और खर्च हुआ। ठीक है, तो ट्रीटमेंट वगैरह में सब कुछ कराने में आपका 13 लाख, तो आप कंपनी पे क्लेम ठोकेंगे। वहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स 5 लाख और 13 लाख दोनों मिला के होते हैं 18 लाख, तो टोटल 18 लाख का आप उस पर क्लेम ठोकेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में दिया जा सकता है क्योंकि ये 20 लाख के नीचे। ठीक है, अब दूसरा है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में क्या है? स्टेट कमीशन में वो केसेस जाते हैं जिनकी वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है। ओके, तो स्टेट कमीशन में कौन से केसेस जाते हैं? जो 20 लाख से ज़्यादा हैं और 1 करोड़ से कम है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद आता है नेशनल कमीशन, ये लास्ट है और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा के जो केसेस आते हैं वो नेशनल कमीशन में आपको जाने पड़ते हैं। अब देखो, मान लो कि आप कोई केस लेके डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट दी गई वो आपको पसंद नहीं आया, वो आपके हित में नहीं निकला। या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में मान लो कि जो कंपनी के अगेंस्ट में आपने केस किया था वो कंपनी हार गई है और वो अब स्टेट कमीशन में केस को ले जा सकती है। यानी कि आप या जो सेलर जिसके अगेंस्ट में आपने केस किया है, दोनों में से कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम की जजमेंट से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अगले
जो अगला जो रिड्रेसल एजेंसी है यानी कि स्टेट कमीशन, उसमें जा सकती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में जाने से पहले एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर जो जजमेंट निकला है उससे अगर आप खुश नहीं है और स्टेट कमीशन में जाना चाहते हो तो ये आपको 30 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जजमेंट निकलने के 30 दिनों के अंदर आपको स्टेट कमीशन में फिर से अपील करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। और वहाँ पर जो भी पर्सन गिल्टी डिक्लेयर हुआ है, ऐसा हमेशा होता नहीं है कि कंपनीज या सेलर्स ही गिल्टी होते हैं, कभी कभी कंज्यूमर्स भी गिल्टी होते हैं। तो जो बंदा भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में गिल्टी डिक्लेयर हुआ है और उस पर जो भी कंपेंसेशन लगाया गया है उसको या तो ₹25,000 या 50% ऑफ फाइन अमाउंट, दोनों में से जो भी कम है उतना डिपॉजिट पहले करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुमको क्लियरली समझाता हूँ यहाँ पर। मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ कंज्यूमर और मान लो कि मारुति से मेरी एक ये हुई केस हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दोनों कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है, डिस्प्यूट को मिटाने के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कहा मारुति कंपनी को कि ये जो कंज्यूमर है उनका कंप्लेंट जेन्युइन है, आपको 50,000 रुपीज़ फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है, कंज्यूमर को उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब मान लो कि मारुति जो है वो इस जजमेंट से डिस्ट्रिक्ट फोरम की खुश नहीं हुई और वो जाना चाहती है स्टेट कमीशन में, ठीक है। तो वो अगर जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन स्टेट कमीशन में जाने से पहले मारुति पर जो ये 50,000 का जुर्माना लगाया गया है इसमें से 50% या 25,000, ठीक है। तो या तो 50,000 का 50% कितना होता है? 50,000 का 50% तो 25,000 ही होता है। अगर मान लो कि इसको 60,000 कर देते हैं, 60,000 कर देते हैं तो इसका 50% होता है 30,000, ओके। तो इसमें से 50% या 25,000, तो दोनों में से जो फिगर कम होगा, इन दोनों में से जो फिगर कम होगा, इन दोनों में से कम कौन सा है? 25,000। तो ये 25,000 पहले इसको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। स्टेट कमीशन का कहना है कि हाँ मेरे पास तुम आ सकते हो, लेकिन तुमको जो वहाँ पर सज़ा दी गई है उसका 50% या 25,000 जो भी कम है उसको पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो डिपॉजिट कराने के बाद ही आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। अगर ये जो 50-60,000 का जो जजमेंट है कंपनसेशन का, ये अगर मेरे ऊपर लग जाता है एज ए कंज्यूमर और मैं अगर स्टेट कमीशन में जाना चाहता इसके मारुति के अगेंस्ट में ये केस को और आगे ले जाने के लिए, तो मुझे ये 25,000 रुपये जमा करने पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब मान लो कि स्टेट कमीशन में भी आपको मज़ा नहीं आया, आपको नेशनल कमीशन में जाना है या सेलर को नेशनल कमीशन में जाना है, तो वहाँ पर भी आपको स्टेट कमीशन का ऑर्डर निकलने के 30 डेज़ के अंदर नेशनल कमीशन में अपील करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका नियम है कि 35,000 या 50% ऑफ कॉम्पेंसेशन जो भी कम है दोनों में से, विच एवर इज़ लेस, उसको आपको जमा करना पड़ेगा, तभी जाके आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन है विद इन व्हाट पीरियड कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड? तो 3 महीने के अंदर, डिफेक्ट के 3 महीने के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहां पर प्रोडक्ट की कोई टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करने से पहले कुछ टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, उस केस में 5 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ओके। पांचवा पॉइंट है हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर? कौन लोग कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे? नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं बताया था कि कौन लोग कंज्यूमर होते हैं, और पांचवा क्वेश्चन है कौन लोग कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहला है, अगर कोई बंदा कोई भी गुड्स रीसेल के लिए खरीदता है, रीसेल, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है, मेरी दुकान में काफ़ी सारा सामान बिकता है, तो मैंने होलसेलर से कुछ सामान खरीदा, अपने दुकान में रखा है बेचने के लिए। तो मैंने जो होलसेलर से सामान जो खरीदा है, तो उसके लिए मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सामान फिर से बेचने के लिए खरीदा है, ओके। तो आई विल नॉट बी अ कंज्यूमर। दूसरा, द पर्सन हु यूजेज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कि मैंने एक साइकिल खरीदी और अपने छोटे भाई को चलाने के लिए दी। अब मान लो कि मैंने एक साइकिल खरीदी और अपने घर के बाहर ही उसको रख दिया था बिना लॉक लगाए, और मेरे पड़ोसी का बच्चा जो है वो क्या किया, उसने बदमाशी से मेरा साइकिल वो लेके गया, और ले जाने के बाद उसने कहीं पर साइकिल से एक्सीडेंट वगैरह कर दिया। तो उस केस में उसको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मेरे मर्जी के बिना,
ठीक है, मेरी मर्जी के बिना साइकिल यूज़ किया था। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, छोड़ो साइकिल का। मान लो कि कोई बंदा है जिसने एक बाइक चुरा ली, ठीक है, एक बाइक चुरा ली या ओनर के परमिशन के बिना कहीं लेके गया और उसने उस बाइक से एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें बाइक की गलती थी, बंदे की नहीं थी, बाइक में कुछ खराबी आ गई। तो मान लो कि बाइक है यामाहा का, तो वो यामाहा कंपनी से जाके कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि बाइक जो है उसने बिना बायर के अप्रूवल के चलाई थी। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो उस केस में वो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, वो कंप्लेंट नहीं कर सकेगा। थर्ड है द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर। तो जैसा बायर है गुड्स के केस में, वैसे ही सर्विसेज के केस में अगर कोई बंदा कोई सर्विस यूज़ करता है लेकिन विदाउट द परमिशन ऑफ द हायरर, जिसने सर्विस हायर किया है उसकी अप्रूवल के बिना, जैसे कि कार रेंट का एग्जांपल ले लो। अगर मैंने जूम कार से एक कार रेंट की और वो कार मेरे घर के बाहर पड़ी है और मेरे किसी दोस्त ने मुझसे बिना पूछे या किसी और बंदे ने मुझसे बिना पूछे वो कार को कहीं ले गया और कुछ कर दिया, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर कोई कंपनसेशन नहीं कर पाएगा। द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर कोई बंदा कोई सामान लेता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर मान लो कि उसको कोई फ्री सैंपल मिला है और फिर सामान में कुछ खराबी आ गई है, तो फिर उसके लिए वो कोई कंपनसेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज विदाउट, जैसे सामान विदाउट कंसिडरेशन के वो कंज्यूमर नहीं बनता है, वैसे कोई बंदा अगर कोई सर्विस लेता है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, अगर आपको किसी सैलून में फ्री मसाज का ऑफर मिला और आप फ्री मसाज लेने चले गए और आप उस मसाज से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके लिए पैसे ही नहीं चुकाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 है कि कौन लोग कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब देखो यहाँ पर आप गुड्स ले रहे हो, सर्विसेज अवेल कर रहे हो, आप कंज्यूमर तो हो क्योंकि आप सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने पैसे नहीं चुकाए उसके लिए, आपने फ्री में लिया है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको कंज्यूमर नहीं मानेगा, आपको कंज्यूमर का दर्जा नहीं देगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझना, ये लॉ के एंगल से हम देख रहे हैं कि कौन कंज्यूमर है कौन नहीं है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल कर सकता है एक कंज्यूमर, जैसा कि हमने पहले बताया, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई कंज्यूमर जो है सिंगल पर्सन इतना छोटा सा बंदा होता है कि वो बड़ी कंपनीज जैसे कि मान लो कि टाटा के अगेंस्ट में उसको कंप्लेंट फाइल करना है या रिलायंस के अगेंस्ट में, तो एक अकेला छोटा सा कंज्यूमर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो उस समय कंज्यूमर्स के जो एसोसिएशन होते हैं वो उस कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ओके, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स। ठीक है, तो मान लो कि एक बहुत सारे कंज्यूमर्स का एक झुंड है, एक ग्रुप है, जो लोग सेम सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उससे हर किसी को परेशानी हो रही है, तो उसी ग्रुप में से एक दो बंदा जो है, जो नेता टाइप के लोग होते हैं, वो लोग सामने आते हैं और सबके बिहाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। अ लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड कंज्यूमर। अगर एक कार खरीदी एक कंपनी से और उस कार के डिफेक्ट के कारण बंदा जो है जिसने कार खरीदी थी उसकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई, तो मरा हुआ आदमी तो कंप्लेन कर नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार के लोग उसके लीगल हियर या रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना कार कंपनी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो लोग जो हैं डिसीज्ड कंज्यूमर, जहाँ पर कंज्यूमर की मृत्यु हो चुकी है, उसके केस में लीगल हियर या कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, अब कंप्लेंट तो फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट? तो ऑब्वियस सी बात है, सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं गुड्स के केस में, अगर गुड्स डिफेक्टिव है तो। अब डिफेक्ट का मतलब क्या है? देखो, डिफेक्ट मतलब कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग इन क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी। मतलब गुड्स में कोई फॉल्ट है या इम्परफेक्शन है, गुड्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है जैसे होने चाहिए, उनमें कोई कमी है क्वालिटी में या क्वांटिटी में, 1 किलो का पैकेट लिखा है और उसमें सिर्फ 800 ग्राम ही है, या प्योरिटी, गुड्स की जो प्योरिटी होनी चाहिए वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है। ठीक है, तो उस केस में कंप्लेन किया जा सकता है सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर के अगेंस्ट, या प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, जो जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर सर्विसेज डेफिशिएंट है, माने सर्विसेज में कोई कमी है, तो डेफिशिएंसी मींस इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जैसी सर्विस प्रॉमिस की गई है वैसी सर्विस है नहीं, उसमें कुछ इम्परफेक्शन है, कोई कमी है, कुछ इनएडिक्वेसी है, क्वालिटी ठीक नहीं है,
नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, आपको कहा गया है कि आपको एक अच्छी हेयर कट दी जाएगी। हेयर कट तो आपको अच्छे से दी गई, लेकिन उसमें आपको काफ़ी तकलीफ महसूस हुई। ठीक है, हेयर कट तो आपका अच्छा हो गया, लेकिन उसमें काफ़ी आपको चोट वगैरह लग गई, वैसा अगर कुछ केस है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।